वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध से। किससे? सरकारीय आयोग जो है उसका संबंध है केंद्र और राज्य संबंध से। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे सरकारीय आयोग कहा जाता है। इसके अन्य सदस्य बी शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन थे। अब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, तो बताएंगे हम लोग 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। और किसके बारे में है यह केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में। और कितने सदस्य थे? इनमें से 3 सदस्य थे। और जिनको इनके अध्यक्ष कौन थे? जो ये समिति थी उसके अध्यक्ष थे रंजीत सिंह सरकारिया। कौन थे? रंजीत सिंह सरकारिया। और अन्य सदस्य थे बी शिवरामन और डॉक्टर एस.आर. सेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसमें से शामिल होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अब देखो ये क्वेश्चन ही कई बार पूछा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो बताएंगे हम लोग राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, जबकि पुलिस, जेल, उसके बाद कानून और व्यवस्था, ये तीनों चीज़ें राज्य सूची में सम्मिलित हैं। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, जिनमें 3 सूचियां संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। ये तो क्वेश्चन है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची के बारे में कौन से आर्टिकल में है, तो बताएंगे अनुच्छेद 246 में। किसमें? अनुच्छेद 246 में। और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान में कहाँ पे, कौन से आर्टिकल में संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 246 में किया गया है और कहाँ पे? समवर्ती सूची में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। यहाँ देखो थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इसका आंसर, इसका जो है समवर्ती सूची नहीं है, इसका आंसर होगा जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वह राज्य सूची में। किसमें है? राज्य सूची में सम्मिलित है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई बताने में। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वह शामिल है राज्य सूची में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 तथा समवर्ती सूची में 47 विषय प्रदान किए गए थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब यहाँ आप देखो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में संघ सूची में कितने विषय हैं, बताएंगे 100 विषय। कितने विषय? 100 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो बताएंगे 61 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उतने समय संघ में कितने थे? संघ सूची में थे 97 विषय,
राज्य सूची में थे 66 विषय और समवर्ती सूची में कितने थे? 47 विषय थे। तो इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा, राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था 1956 में किया गया था। कब किया गया? 1956 में किया गया था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता, अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजारू तथा के एम पणिकर में राज्य पुनर्आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। जिसका आयोग की जो है सुझाव कब दिया था? सुझाव तो दिया गया था 1953 में, और 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो बताएंगे हम लोग आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का हुआ था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? तो 1956 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1956 में बनाया गया, जिसमें 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में। कब दिया गया? 1972 में। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो ये बताएंगे हम लोग, त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। और इसकी राजधानी क्या है? अगरतला है। और कब बना ये पूर्ण राज्य? 1972 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में इकहरी नागरिकता, कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी केंद्र और राज्य नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ कहाँ पे? अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और एक क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिए, जो इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यह भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। कहाँ लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है केसी व्हीयर को। किसको? केसी व्हीयर को। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, केसी व्हीयर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। केसी व्हीयर के अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों के सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, ये कथन किसने कहा था? ये कहा था केसी व्हीयर ने। किसने? केसी व्हीयर ने कहा था। और संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे मानते हैं? केसी व्हीयर को मानते हैं। वैसे इतना डीप में पूछे नहीं इसमें से, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। जिसमें क्या अंतर्निहित है? जिसमें से राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। क्या होता है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पे राज्य का एक अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अब देखो यहाँ पे, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है कि यह राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। उद्देश्य का स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। क्या है? सभी प्राधिकारों का स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना। और 1949 में संविधान की रचना के बाद से उसने अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसका अर्थ यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार।
हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो है भारतीय संविधान में सर्वप्रमुख शक्ति किसके पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के लोग के पास। किसके पास? भारत के लोगों के पास या फिर भारत की जनता के पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य तथा इसका आंसर हो जाएगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। संघात्मक सरकार का कौन सा आधार होता है? केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध संघात्मक सरकार का आधार होता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता निम्न है, पहला 2 स्तर की सरकारें, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा शक्तियों का विभाजन, चौथा संविधान की सर्वोच्चता, पांचवा लिखित व कठोर संविधान, छठवां स्वतंत्र न्यायपालिका एवं सातवां है द्विसदनीय व्यवस्था। तो सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संघीय व्यवस्था में, भारत की संघीय व्यवस्था में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 1 जो है अनुच्छेद 1, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। किसने कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यह है B.R. अम्बेडकर का कथन। किसका कथन है? B.R. अम्बेडकर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किसका प्राप्त है? संसद। संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किसका प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों में। किसमें? संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि जो है निम्न सदन किसको बोला जाता है, तो बताएंगे हम लोग लोकसभा को। किसको? लोकसभा को। या फिर लोकप्रिय सदन किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे हम लोग लोकसभा को। उसके बाद अनुच्छेद 81 के फर्स्ट के अनुसार लोकसभा की संरचना में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अधिक सदस्य और संघ तथा राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु 80 के फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और शेष 2 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होंगे, जिनमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली से 3 सदस्य तथा पांडिचेरी से 1 सदस्य चुना जाता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 550 सदस्य हो सकते हैं। और उसके बाद राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 2 का क्या होता है? चुनाव किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। किसको? न्यायपालिका को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? किसका आधारभूत तत्व है? अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका जो है अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, एकल कार्यपालिका अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था है। इस प्रणाली के अनुसार यद्यपि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु
वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता, वह राज्य का अधिपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। तो हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। और ये कहाँ लिया गया था? इसको लिया गया था ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। इसे पूछना कौन सी विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए तीनों सही दिए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी सही है। डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा, भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं क्या है? तीनों भारत के क्षेत्रवाद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, डी नंबर उपरोक्त सभी। अब देखो यहाँ पे भारतीय संघ के स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग तथा पूर्ण राज्य की मांग से संबंधित मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है तथा दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित राज्य पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है क्षेत्रवाद से। उसके बाद सरकारीय आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। किससे? केंद्र राज्य संबंध से सरकारी आयोग संबंधित है। अभी देखो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले क्वेश्चन भी था इसका कि जून 1983 को केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इसमें बी शिवरामन और एस आर सेन 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 247 सिफारिशें अक्टूबर 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। अब देखो कब इसको एक समिति नियुक्त की गई थी? 1983 में। इसके सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे इसके। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आर एस सरकारिया, अन्य 2 सदस्य थे बी शिवरामन और एस आर सेन। और कितने सिफारिश इसने की? 247 सिफारिशें की। उसके बाद अंतिम सिफारिश कब जारी की? 1988 में जारी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। केंद्र व राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को तथा राज्य सूची पे 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और समवर्ती सूची 52 विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि जो है केंद्र के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? जैसे केंद्र सरकार के अंतर्गत कितने विषय आते हैं तो बताएंगे हम लोग 100 विषय। या फिर केंद्र संघ सूची में कितने विषय? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं? तो 52 विषय आते हैं। ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर किसके द्वारा? जो राजस्व का बंटवारा किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार 1935 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के द्वारा राजस्व का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। उसके बाद देखो यहाँ से फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसको प्रदान की गई? केंद्र को प्रदान की गई हैं। अब यहाँ देखो फिर से पूछा गया है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और उसके बाद समवर्ती सूची में कितने विषय बताए गए हैं? 52 विषय बताए गए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। अब इसमें बताना कि जो चीज़ भारत में है वही चीज़ क्या है?
अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। ये क्या है? ये विशेषता है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखो। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। ये जो हमारा 3rd नंबर ऑप्शन है, ये भारत में भी सेम है और अमेरिका में भी सेम है। तो इसका आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। क्या हो जाएगा? केवल 3। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नहीं। जो भारतीय राज्य है वो विदेशी ऋण सीधे नहीं ले सकते। संविधान के अनुच्छेद 292 व 293 में केंद्र और राज्य को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता है। तो इसका हो जाएगा आंसर नहीं, क्योंकि जो राज्य होते हैं वो विदेशों से ऋण नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है न्यायिक ढांचा और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।